हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, किसी नेता के ऊपर आज तक का सबसे बड़ा आरोप क्या हो सकता है? सोच के बताइए 2 सेकंड। किसी भी नेता के ऊपर सबसे बड़ा आरोप, और खासकर एक प्रधानमंत्री के ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये लग सकता है कि उसने देश बेच खाया। कोई भी नेता कैसा भी क्यों ना हुआ, बुरे से बुरे घोटालेबाज क्यों ना हुआ, सब कुछ क्यों ना हुआ, कम से कम इस आरोप को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसने देश को बेच खाया। और अगर वो आरोप सिद्ध होते हुए नजर आए और उसके बाद भी अगर कोई प्रधानमंत्री बेशर्मी पे उतर आए और कहीं ना कहीं अभी भी वो डाइवर्जन पॉलिटिक्स, वो दिमाग को भटकाने वाली जो राजनीति है उसी के ऊपर फोकस कर रहा हो, तो क्या किया जाए? और ऐसे में अपने देश को दनादन ऐसे निर्णय ले लेके बेच रहा हो, ऐसे निर्णय ले लेके अपने सारे देश की संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कंट्री की पूरी सॉवरेनिटी दूसरे देश को बेच रहा हो, दूसरे देश को गिरवी रख रहा हो, तो क्या हो? दोस्तों, हमारा एक पुराना दोस्त, पुराना भाई, हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त, एक भाई जैसे जिसके साथ संबंध थे, जिसके साथ हमारे भगवान राम के काल के संबंध हैं, आज वो देश कहीं ना कहीं ऐसे ही गलत रास्ते पर निकल चुका है। और वो देश है, ऑब्वियस सी बात है, आज के दिन आप सब जानते हैं, नेपाल। नेपाल के बारे में मैं कुछ ऐसी सिचुएशंस को डिस्कस करने वाला हूं जिसके अंदर उसके प्रधानमंत्री ने, उस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे का पूरा अपना देश लगभग चीन को बेच दिया है। और इसे बेचने की कैटेगरी में ही रखेंगे और उसके लिए मैं आपको पूरे के पूरे फैक्ट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो बच्चों, हम 20 तारीख को एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं IAS PCS का। इसके अंदर सेपरेट इंग्लिश और हिंदी मीडियम का बैच होगा और सेपरेट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बैच में हम आप लोगों को 0 to ज़ेनिथ यानी बिल्कुल शून्य से लेकर बिल्कुल आसमान तक की प्रिपरेशन करवाएंगे। आसमान मीन्स पूरी की पूरी संपूर्ण तैयारी इसमें आपको करवाई जाएगी, कंप्लीट प्रिपरेशन इसके अंदर होगी। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं या जो सपना लेकर बैठे हुए हैं, वो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट आप एक कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें, हम अपने आप आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। दोस्तों, मैं टॉपिक पे आ जाता हूं। नेपाल में KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, लगातार उनके साथ इस तरीके की खबरों में बने हुए हैं कि वो किसी तक ना किसी तरीके से भारत से विरोधी रुख अपनाते हुए चीन के साथ दोस्ताना व्यवहार अपना रहे हैं। चाहे उसके अंदर उनका ये मामला हो कि कोरोना भारत से आया, चाहे उनके अंदर उसका ये मामला हो कि नेपाल के संविधान में संशोधन करके पूरे के पूरे मैप को चेंज कर देना और एंटी इंडिया मूवमेंट को, एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स हैं उनको इस तरीके से भड़का देना, भारत विरोधी भावनाओं को इस तरीके से भड़का देना कि पूरा का पूरा नेपाल भारत के विरोध में आते हुए खड़ा होता हुआ नजर आता है। लिम्पियाधुरा काला पानी वाला जो मामला है उसको इस तरीके से उछाल देना कि कुछ कहने की हद नहीं। उसके बाद हमारे एक नागरिक को गोली मारना, उसके बाद एक नहर को ना बनने देना, उसके बाद न जाने कितनी ऐसी सिचुएशंस है जो दिन प्रतिदिन लगातार डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं और ना चाहते हुए भी भारत को एक ऐसा सिग्नल दे रहे हैं, मतलब जानबूझकर, वो तो जानबूझकर भारत को एक ऐसा सिग्नल दे रहे हैं और जानबूझकर भारत को प्रोवोकेटिव स्टेप्स के अकॉर्डिंग भारत को इस तरीके से उकसा रहे हैं, इतना ज्यादा उकसा रहे हैं कि भारत ऐसा कोई कदम उठाए जिससे जो हमारे और उनके संबंध हैं वो बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच जाएं। मैं बार बार कह चुका हूं, पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि नेपाल कहीं ना कहीं ऐसा चाइना के दबाव में, चाइना की जो एम्बेसडर हैं, जो महिला एम्बेसडर हैं, उनके दबाव में इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। KP शर्मा ओली मति भ्रष्ट होते हुए देर नहीं लगती और मति भ्रष्ट अगर बुढ़ापे में कुछ ज्यादा हो जाए तो किसी देश तक को बेचा जा सकता है, वो यहां पर आपको नजर आएगा। इसका एक जो लेटेस्ट उदाहरण है वो ये है कि दोस्तों, नेपाल ने लगभग 1990s में अपनी जो एयरलाइंस खड़ी करी, उस एयरलाइंस के जहाज पुराने होते जा रहे थे, तो पुराने जहाज़ों के बदले में ऑब्वियस सी बात है हर बार एक रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। तो नए जहाज़ों का इंडक्शन करने के लिए नेपाल ने स्टेप्स उठाए। ऑब्वियस सी बात है, नेपाल एक छोटा सा देश है, बहुत ज़्यादा एयर कनेक्टिविटी इधर से उधर नहीं होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यह है कि वहाँ इतना बड़ा देश ना होने की वजह से वहाँ पर एयर ट्रैफिक या एयर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब एयर ट्रैफिक या एयर पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, जो ट्रैवल करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो वहाँ की जो एयरलाइंस है वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं होती और प्रॉफिट में ना हो पाने की वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई।
फिर जहाज़ जो थे वो खड़े खड़े, मशीनें भी खड़े खड़े पुरानी ही हो जाती हैं। तो ऐसे में नेपाल ने अपने एक बहुत ही ड्रैकोनियन टाइप के दोस्त की तरफ देखा, और जो कि चाइना। नो डाउट आज के दिन सबसे ज़्यादा चर्चा में चाइना है और नेपाल भी उसी के चंगुल में फंसा हुआ है। और ये चीज़ मैं आपको भी प्रूव करके दिखाने वाला हूँ कि नेपाल किस तरीके से चीन के चंगुल में फंसा हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां चीन को सिर्फ दो चीजें दिखाई देती हैं, पहला तो मार्केट, और दूसरा अगर वो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन के ऊपर है तो उस देश के ऊपर कब्जा करना, और सबसे पहले उसको कब्जा करने के लिए उस देश की पॉलिटिकल जो पार्टी है, उस देश की जो रूलिंग पार्टी होती है, उसको अपने कंट्रोल में लेना और कठपुतली सरकार की फॉर्म में उसको स्थापित कर देना। चाइना ने भी यही किया, नेपाल से डील की और 6 प्लेन्स जो ट्रैवलर प्लेन्स होते हैं उनको बेचने का डील किया। 300 करोड़ के करीब के आसपास की ये डील थी, जिसके अंदर उसको 6 छोटे प्लेन्स मिलने वाले थे नेपाल को। हालांकि शुरू के अंदर नेपाल चाइना को ल्यूर कर रहा था और चाइना और नेपाल के थोड़े थोड़े संबंध इस तरीके से थे कि बहुत ज़्यादा। ऐसी सिचुएशन के अंदर नेपाल जो था वो चाहता था कि चाइना उसको ये जो 6 प्लेन्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे, बिल्कुल फ्री में दे। जब ये 6 प्लेन्स फ्री में दे देगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं नेपाल कहेगा कि ठीक है, हम आपके ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं और समथिंग। दोस्ती की निशानी है 6 प्लेन्स। लेकिन चीन तो पक्का व्यापारी आदमी है, और व्यापारी भी इस तरीके का खतरनाक व्यापारी, महाजन टाइप का, जो आपकी खाल तक उतार के ले जाएगा, हड्डियां तक को चूस के फेंक देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चीन से आज तक भाई यही वाली बात है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं टाइप की सिचुएशन जो बहुत ही आराम से फिट बैठती हुई नजर आ रही है कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिसे चीन ने ना ठगा हो। तो नेपाल कैसे बच सकता था? नेपाल भी उसी चंगुल में फंसा, और किसी तरीके से चीन ने नेपाल को अपने दोबारा से यहाँ कहाँ तो नेपाल फ्री में ले जाने के लिए गया था, इन 6 जहाज़ों को फ्री में ले जाने के लिए गया था, वहीं नेपाल को चीन ने अपने ही झांसे में फंसाया और ये कहा कि पैसे तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा एक कर्जा ले लीजिए, उस कर्जे को वापस करने की हाँ कर दीजिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। बस नेपाल ने वही किया, 300 करोड़ का कर्जा चाइना से लिया। सोच कर देखिए, चाइना वो 300 करोड़ का कर्जा नेपाल को देगा, चाइना वो 300 करोड़ का कर्ज नेपाल को देगा, और नेपाल उसके बदले में, नेपाल उस कर्ज को वापस, उस पैसे को वापस चाइना को देगा और उसके बदले में जहाज ले लेगा। अब ठीक है, जहाज आ गए, 6 जहाज वैसे आए और 2 जो थे वो गिफ्ट के तौर पर दे दिए गए एज अ वेलविश, या जो भी हारमोनी बनाने के लिए, एक बहुत अच्छे जेस्चर बनाने के लिए, गुड जेस्चर के चक्कर के अंदर उसको दे दिया गया। जब वो जहाज दे दिए गए तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहीं पर देश बेचना होता है। असलियत में आपने भले ही जेब से 1 रुपया ना दिया हो, लेकिन अगर आपने कर्ज का कोई बॉन्ड साइन कर दिया है, वो भी छोटा देश होने के बदले 300 करोड़ का कर्ज अगर आपने सर पे ओढ़ लिया है, तो चीन के जाल में तो आप दोबारा फंस चुके हैं। चीन यही तो चाहता है कि आप उससे सामान खरीद लें, आप उसको पैसे बाद में दे दें। पैसे बाद में दे दें तो ऑब्वियस सी बात है, बाद में कब, बाद में होंगे तभी तो देंगे। अगर आप बाद में नहीं दे पा रहे तो जानबूझकर आपके रिसोर्सेज पर कब्जा किया जाता है, आपके पोर्ट्स पर कब्जा किया जाता है, आपकी ज़मीन पर कब्जा किया जाता है, और जानबूझकर ऐसी ऐसी ज़मीनें आपसे छीन ली जाती हैं, जानबूझकर ऐसी ऐसी ज़मीनें आपके पास से कंट्रोल से ले ली जाती हैं, जो कि बहुत अच्छे लोकेशन पर या बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर या बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। चीन ने ऐसे ही किया, नेपाल के साथ अभी नहीं शुरू किया, लेकिन श्रीलंका उसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ समझदार को इशारा काफ़ी होता है, लेकिन नेपाल का जो प्रधानमंत्री थे वो समझदार नहीं निकले। केपी शर्मा ओली, भारत से दुश्मनी कहो या भारत से नफरत कहो, या भारत से नफरत के मामले में इतना ज़्यादा अंधा हो जाना कि अपने पूरे देश को बेच देना, यहीं पर नज़र आता है। दोस्तों 6 प्लेन खरीदे, वो 6 प्लेन लगभग 2014-15 के आसपास चाइना से मिले, लेकिन उन प्लेन्स की क्वालिटी अगर आप लोग देखेंगे तो आपको खुद काफ़ी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ आपको एक न्यूज़ साफ तौर पर दिखाई देगी, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है कि एयरक्राफ्ट सप्लाइड बाय चाइना टू नेपाल रन इनटू सीवियर टर्बुलेंस, Y-12E एंड MA-16 ग्राउंडेड। मतलब अब ये उन्हें उड़ाया नहीं जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुके हैं और उनको ग्राउंड कर दिया गया है। लिया किसने था? केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट ने लिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा आरोप इन्हीं के ऊपर है कि इन्होंने नेपाल को चीन को बेच दिया। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप दूसरी सिचुएशन में देखते हैं यहां पर, तो आपको दोनों प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाएगा कि हरबीन Y-12 अलग अलग देशों को ये अलग अलग तौर पर दिखाए जाते हैं। यहां आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझिए कि एक ही प्लेन को अलग अलग देशों को प्रोटोटाइप्स बना बना के बेच दिया जाता है। यहां आप समझिए कि इसने किसी भी देश के
इस प्लेन ने ना तो अमेरिका के टेस्ट को कंप्लीट किया और ना ही चाइना के, ना ही यूरोप के किसी टेस्ट को कंप्लीट किया। और यही रीजन था कि कहीं ना कहीं इन देशों के नाम देखने लायक हैं। इन देशों के नाम जैसे कंबोडिया, चाइना तो खैर इसको थोड़ा बहुत यूज कर ही रही है, जिबूती, इरिट्रिया, घाना, गुइना, ईरान, केन्या, ये वो देश हैं आपको साफ तौर पर, मोटे तौर पर नजर आएंगे। माली, मॉरिशियाना, म्यांमार, नामीबिया, पाकिस्तान तो खैर उसका गुलाम हो ही चुका है। ये वो देश हैं जो कहीं ना कहीं चाइना के कर्ज के जंजाल में फंसे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो ये सारे के सारे प्लेन्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन सब का जो रिकॉर्ड है वो ज्यादा खतरनाक है कि एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। यहां आप देखेंगे कि 1993, 95, 96, 97, 97, 98, फिर 2005, 6, 8, 12, 14, 18 और 20। सोचकर देखिए जो प्लेन नेपाल ने लिए हैं, इन सभी कोई शायद ईयर ऐसा लगातार गया हो जो कि जिसके अंदर ये जो Y12E जो प्लेन लिए उनका एक्सीडेंट ना हुआ हो। इसी तरीके से अगर आप दूसरा प्लेन देखते हैं यहां पर, तो MA60S जो नेपाल को मिला, उसकी भी अगर आप देखें, नॉट अप्लाइड फॉर FAA US और EASA यूरोप। इसने यहां M60S के लिए कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई ही नहीं किया, बस सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना से 1 जून 2000 के अंदर सर्टिफिकेट ले लिया और यह कहा कि बस इतना ही बहुत है, इसी के अंदर हम सारे काम कर लेंगे। कैन यू इमेजिन, एक जो सर्टिफाइड कंपनी है उसे सर्टिफिकेट ही नहीं लिया। यही रीजन है नॉट सर्टिफाइड फॉर यूज ऑफ यूरोपियन यूनियन और द यूएस। यानी अब ये प्लेन जो है यूरोपियन यूनियन और यूएस से के अंदर फ्लाई करने के लिए सर्टिफाई ही नहीं है कि ये प्लेन वहां पर फ्लाई करेगा। उस प्लेन को नेपाल को बेचा गया। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर, इसी को तो देश बेचना कहेंगे, वेरिएंट्स अलग अलग आपको दिखाए जा रहे हैं। ये एयरलाइन ऑपरेटर हैं जो इन प्लेन्स को ले रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में दो तरीके के प्लेन्स में अगर आप देखेंगे तो इनके भी एक्सीडेंटल ईयर्स आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। 15 यानी 2015, फिर 9, 9, 11, 12, 13, 13, 13 और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो 14, 15, 15। कैन यू इमेजिन, सोच कर देखिए। उसके बाद एक पूरी की पूरी लिस्ट है ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स की, पूरी की पूरी लिस्ट ऑपरेशन प्रॉब्लम्स की आपको यहां पर दे रखी है कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से लेकर दूसरी गवर्नमेंट्स ने क्लियर वर्ड्स में कह रखा है कि ये प्लेन्स यूज करने लायक नहीं है। यहां तक कि बांग्लादेश ने इन दोनों प्लेन्स को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि हम इन प्लेन्स को खरीदेंगे ही नहीं। असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि नेपाल ने ये क्यों खरीदे। नेपाल ने ये इसलिए खरीदे क्योंकि केपी शर्मा ओली जो हैं वो इस समय पर चीन की गोद में खेल रहे हैं। अगर आप वहां पर होने वाली पूरी की पूरी डेवलपमेंट्स को देखें तो आपको यहां सब कुछ नजर आएगा कि जो चाइना है वो इस समय पर और कुछ नहीं कर रहा। दोस्तों अगर यहां देखा जाए तो नेपाल का नक्शा जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं यहां पर, तो आपको खुद ही यहां पर नजर आएगा कि असलियत में नेपाल के दो ही तो दोस्त हैं, या फिर इंडिया, या तो इंडिया या फिर चाइना। अब ऐसी सिचुएशन में नेपाल का जो तीन तरफ से जो बॉर्डर है वो इंडिया से घिरा हुआ है। ऐसे में इंडिया से दोस्ती ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छी ना हो तो कम से कम दो पड़ोसी हैं यार, कूड़े से लेकर गाड़ी खड़ी करने से लेकर कोई ना कोई खिटपिट जरूर होती है। लेकिन इसका मतलब यह कभी भी नहीं होता कि दूसरे ऐसे पड़ोसी की गोद में जाके बैठ जाओ या दूसरे ऐसे व्यक्ति की गोद में जाके बैठ जाओ जो अपने आप में रेपिस्ट है, लुटेरा है, डाकू है, सब चीजें हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर चाहे कैसे भी दाग क्यों ना हुए, चाहे कैसी भी कमियां क्यों ना हुई, कोई दाग नहीं है। यह दाग नहीं है कि इंडिया ने किसी दूसरे देश को लूटा। चाइना का तो दाग ही दाग है कि हमने दूसरे देशों को लूटा। यहां नेपाल जो है और केपी शर्मा जो ओली हैं उनके ऊपर यही तो बार बार आरोप लग रहा है दोस्तों कि ये बार बार चाइना कदम वो उठा रहे हैं जो भारत से विरोधी हैं, भारत से दुश्मनी स्थापित करना चाहते हैं और चीन को सब कुछ दांव पर लगा देना चाहते हैं। और यही आरोप है कि चीन को इन्होंने देश बेच दिया, इन्होंने चीन को देश बेच दिया। यहां यूपीएससी का जो कैंडिडेट है वो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर आवाज जरूर उठाएगा कि असलियत में जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये है क्या और किस पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर ये काम हो रहा है।
आइडियोलॉजी, कोई नेता किसी देश को कैसे बर्बाद कर सकता है, कैसे डुबो सकता है, यहां आपको यह देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका फर्दर एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल तो यह है कि नेपाल के अंदर नेपाल को बेचने की सेल लगा रखी है पीएम ओली ने, और खरीदार दुनिया में सिर्फ एक ठग, एक लुटेरा देश है जिसका नाम चीन है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।